हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के इस परिवार में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त ये 4 टॉपिक पढ़ाया था। इस टॉपिक में हम सिर्फ लघुत्तम समापवर्त, भाज्य अभाज्य संख्याएँ, सहअभाज्य संख्याएँ ये पढ़ेंगे और अगले आने वाली वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक पढ़ लेंगे। तो आइए पहले हम भाज्य एवं अभाज्य संख्याएँ समझते हैं। तो देखते हैं पहले भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। वे संख्याएँ जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक होते हैं, एक वह स्वयं से वह कटता है तो उसे हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। यानी जैसे अभाज्य संख्या वह होगी जो एक से कटेगी या तो वो स्वयं से इनसे विभाजित हो रही होगी तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। अब भाज्य संख्याएँ, ये तो अभाज्य संख्याएँ की बात हो गई। भाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? वे संख्याएँ जिनके 2 और 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं तो वे भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 12, 20, 142। इसका जब जैसे हमने पिछला वीडियो में आपको अपवर्तक बताया था, जिसको आप अपवर्तक निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ढेर सारी वैल्यू निकल के आएंगी। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने नोट लिखा है इसको केयर करने वाली बात होगी कि प्राकृतिक संख्या एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। ये बहुविकल्पी के रूप में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको केयर करिएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी 2 है। अब हम को प्राइम नंबर की बात कर लें, जिसको हम सहअभाज्य संख्याएँ कहते हैं। तो कोई संख्या युग्म है, जैसे 2, 3, 4, 9, 11, 13, 9, 25। इसमें जो था कॉमन अपवर्तक जो था, अपवर्तक आपने निकाला था, तो इसमें आप जब अपवर्तक निकालोगे तो इसका अपवर्तक जो कॉमन होगा सिर्फ 1 होगा। यानी जब हम आपको आगे बताएंगे तो मौसा जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक ना हो। जब आप इसका अपवर्तक निकाल रहे होंगे 2 और 3 का, तो 2 का अपवर्तक जब आप निकालेंगे तो कैसे कटेगा? 2 तुम्हारा सिर्फ 1 और 2 से, ऐसे 3 का करेंगे तो 1 और 3 से। इसके बीच में हमने देखा क्या, एक ही अपवर्तक है जो कॉमन है। तो यानी कोई ऐसा युग्म, कैसे कोई ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में अपवर्तक सिर्फ 1 कॉमन हो तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जब हम महत्तम पढ़ रहे होंगे तो इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो कहीं ना कहीं वो अपवर्तक जो समापवर्तक आप निकाल रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों संख्या को हमने कंपेयर किया और देखा जो इसमें समान अपवर्तक उसको उठाया हमने, तो हमने देखा कि समान अपवर्तक एक ही कॉमन है, तो समापवर्तक हमने देखा 1 है। तो इसको जब हम आगे पढ़ रहे होंगे महत्तम समापवर्तक को थोड़ा ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएगा। वैसे हम आशा करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम एक अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड हमें मान लीजिए कोई संख्या हमने एक एग्जाम्पल में लिया 84। अब 84 का हमने आपसे अभाज्य गुणनखंड बोला तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं। 84 को हम 12 गुणे 7 कर सकते हैं। 12 7 84 होता है, क्योंकि 84 हमने लिया है तो 12 7 84। यहाँ ये भी अभाज्य, इसके बीच में हमने देखा तो अपवर्तक क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे 84 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4 × 7। 84 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7, क्योंकि हम देखें 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, फिर 12 को हम 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 3 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो वे संख्याएं वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो रहा है, ये सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो रहा है, ये भी सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो रहा है। तो यदि ऐसी किसी संख्या के जिसके सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों तो वे जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम लघुत्तम समापवर्तक का बात कर लेते हैं, इसको हम रखते हैं साइड में। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? हमने आपको समापवर्तक पढ़ा दिया था कि 2-3 संख्या हमने कंपेयर किया था, उसमें जो अपवर्त समान था उसको हमने उठा लिया था और वही हमारा समापवर्त हो गया था। अब लघुत्तम मतलब क्या, जो हम फिर से 2 संख्याएं दी होंगी उसका जो सबसे लोएस्ट समापवर्त कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे, वही हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त या शॉर्ट फॉर्म में लॉसा या एलसीएम कहते हैं इंग्लिश में। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ऐसे कॉमन उभयनिष्ठ मल्टीपल को हम कॉमन निकालेंगे जो सबसे लोएस्ट होगा। चलिए इसका थोड़ा सा परिभाषा का जिक्र कर लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरी विभाजित कर देता है, विभाजित हो जाती हैं जिससे। तो हमने जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल उठाया 15 है और ये 20 है, तो हमने 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 3 × 5 आएगा। 20 का निकाला तो 2 × 2 दूना 4, 25 20, ये सारी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने। अब इसमें हमने क्या करना है
कि आपको देखिए लासा जब निकालना होता है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे इसको हम पावर में अगर कन्वर्ट करें तो कहीं ना कहीं एक एक पावर सबका छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, तो ये 3 × 5 है तो कॉमन कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इसको हम 2 to power 2 × 5 लिख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 × 5 ही था, यहाँ पे 2 की पावर 2 मैक्सिमम था, तो इसको हम निकाल लेंगे और 3 × 5 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 3 × 5 और 2 की पावर 2 ले लिया। अब इसको मल्टीपल आप करेंगे तो 15 और 2 × 30 और 30 × 60 आ रहा होगा। ये एक हमारा गुणनखंड मेथड होता है। अभी हम मेथड आपको आगे बताएंगे तो आपको पता चलेगा। ये हमारा गुणनखंड मेथड और ये भाग मेथड है। अब सेम क्वेश्चन हम अगर भाग मेथड से करते हैं तो हमने 15 लिख लिया, 20 लिख लिया, 2 से काटना चालू किया, 15 को ऐसे उतार दिया एच टी, और ये 2 से हमने काटा 2, 2 दाम में 20, फिर हमने 2 से काटा, 15 को ऐसे लिख लिया, 2 पच्चे 10, 3 से काटा, 3 पच्चे 15 और 5, फिर से 5 से काटा, तो ये आ गया। अब इन सब का आपस में मल्टीपल कर देंगे तो हमारा जो आएगा वही लासा होगा। यहाँ से भी हमारा 60 आ गया और यहाँ से भी हमारा 60 आ गया। ठीक है, अब हम चलिए नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। संख्याओं के समापवर्तों में से सबसे छोटा समापवर्ती उनका लासा होता है। जैसा कि हमने आपको पहले डिफिनीशन के रूप में ही बता दिया था। डिफिनीशन भी यही कह रहा है, लघुत्तम समापवर्त वह छोटी छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। वहाँ जब हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था समापवर्त, तो वहाँ पर हमने देखा भी था ये चीज़। अब कह रहा है संख्याओं का लासा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, क्योंकि संख्याएँ इसी में से कॉमन होकर निकल के आती हैं, जो इससे भी कट रही होगी, इससे भी कट रही होगी। अगर आप 60 देखोगे तो 15 चौको 60 हो रहा है, 20 तिहाई 60 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भी वो कट रहा है और इससे भी कट रहा है। ये पॉइंट इसी में वो बोल रहा है कि संख्याओं का लासा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। हमने देख लिया कि 15 भी विभाजित हो रहा है, 20 भी विभाजित हो रहा है। अगला चीज़ हमें देखना है लासा निकालने की विधियाँ, कौन कौन से मेथड हो जिससे हम लासा निकाल सकते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 2 विधि हमारी है जो दिया होता है, बुकों में दिया होता है। पहले एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि को कैसे करते हैं कि जो सर्वप्रथम दी संख्या होती है, सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को हमने पीछे आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बता दिया के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। फिर इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांकों का प्राप्त गुणनखंड ही लासा होता है। तो जो भी संख्याएं होंगी उसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे और जो उसकी सबसे बड़ी बड़ी घातें होंगी उसको हम पिक कर लेंगे और आपस में मल्टीपल के निकालेंगे, वही जो हमारा लासा कहलाएगा। जैसे हमारे आपको एक प्रश्न यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल में दिया है 32, 64, 128 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। देखिए विधि हमें दोनों जानना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर विधि का नाम देकर पूछ दिया, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कुछ पूछा ही नहीं, बोल दिया सिंपल सा कि इतने का लासा निकालिए, तो आप भाग विधि भी लगा सकते हैं, गुणनखंड भी विधि लगा सकते हैं। तो विधियाँ हमें दोनों जाननी होंगी। चलिए तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। अब हल प्रश्नानुसार 32 दिया था, 64 दिया था, 128 दिया था। हमने 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखा, 64 का लिखा, 128 का लिखा। इसको आप अभाज्य गुणनखंड तो करना जानते ही होंगे, आपने कर लिया। तो इसको हमने देखा कि 5 बार में 32 पहुंच जाएगा, 2 × 5 यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। अब इसमें हमने देखा कि सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी, 2 की पावर 7 है, यानी इसका लासा हमारा जो हो जाएगा 2 की पावर 7 हो जाएगा। यही बात हम कह रहे थे यहाँ पे, यही बात हमने क्या कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांकों को प्राप्त गुणनखंड। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घातांक हमारा 2 की पावर 7 था, इसलिए हमारा लासा 2 की पावर 7 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे बीच में सेम क्वेश्चन था, हमने 48 और एक नंबर ले लिया। अब हमने देखा कि 48 का अगर हम करते तो 2 2 2 2 3 यानी 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 32, 16 3 48, 16 32, 16 3 48, यानी 2 की पावर 4, क्योंकि 2 जो है 2 बार रिपीट है। जैसे आप ये सोच रहे होंगे, कोई किसी को नहीं पता होगा तो ये सोच रहा होगा 2 की पावर 4 क्यों लिख दे रहे हैं। तो आप एक नियम पढ़े होगे बहुत पहले, अगर बचपन में आप पढ़े होगे, तो जैसे ए है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो घातांक का नियम होता है कि अगर इन दोनों का बेस बराबर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर 1 छिपा हुआ है, और जब बेस बराबर होता है तो जो पावर होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं 1 1, तो ये हो जाता है ए का स्क्वायर। ये बस हमें दिखाई नहीं दे होता, वही चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी। इनका क्योंकि बेस बराबर है और सब पे पावर 1 1 है, तो बेस बराबर हो गया, हमने बेस को 2 लिख लिया और पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो इसका एक पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और ये गुणे 3। तो हमने अब इस संख्या से इससे इससे चारों संख्या में कंपेयर किया, तो चारों संख्या में कंपेयर किया तो हमने देखा यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। तो यानी सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 7 की। हमने यहाँ पे 2 की पावर 7 लिख लिया लासा में।
फिर हमने देखा कौन सी संख्या भी बच रही है, जो ऐसी कोई संख्या हो जो इन सब में कॉमन ना हो रही हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 पावर 5 हमने तो सब में से ले लिया सबसे बड़ी, लेकिन अभी एक संख्या छूट रही है, तो हमने इसको भी उसमें लिख लिया मल्टीपल करके। तो हमने 128 तो ले ही लिया था इससे वाले संख्या से 2 पावर 7 करके, उसमें 3 का मल्टीपल कर दिया और ये हमारा एलसीएम हो गया। चलिए आगे हम एक समझते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि द्वारा हम एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन लिया हुआ है, एक 14, 28, 32, 56 का लासा भाग विधि से और एक 32, 64, 128 का लासा भाग विधि से। हमने 14 का निकालना है मान लीजिए। तो हमने लासा की जब परिभाषा आपको बताया था तो कुछ ना कुछ ऐसी मेथड से करके दिखाया था। तो हमने लिख लिया 14, 28, 32, 56 और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से काटना चालू किया। तो हमने 2 से काटा, 2 7 14, 14 दूना 28, 16 दूना 32, 28 दूना 56। फिर हमने इससे 2 से काटा तो 7 उतर गया, 2 7 14, 2 8 16 और 14 दूना 28। फिर हमने 2 से काटा, 7 उतर गया, 7 उतर गया, 2 चौका 8, 2 7 14। फिर हमने 2 से काटा, 7 उतर गया, 7 उतर गया, 2 दूना 4 और 7 उतर गया। फिर 2 से काटा, 7 7 यहाँ उतर गया, 2 1 9 2 7। फिर 7 से हमने काट दिया और पूरा काट के बना गया। अब जितना ये आया होगा इसको हम फिर से देखा, बेस ये आपस में कुल मिला जुला के इसको मल्टीपल करना है। हमने देखा 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 5 बार हमने 2 लिख लिया, गुणे 7 कर लिया। अब ये 2 5 बार समान था तो जैसे हमने पिछले बताया घात जुड़ के आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हमने 2 की पावर 5 लिख लिया, गुणे 7 लिख लिया। इसको खोला हमने 32 हो गया इंटू 7 हो गया, मल्टीपल करके हमारा ये लासा निकल गया आपका फाइनली। ठीक है, ये लासा हो गया। अब ऐसे हमने 32 64 128 का निकालना है, तो हम फिर से 2 से काटा, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर हमने 2 8 16, 2 1 9 2, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर हमने 2 चौका 8, 2 8 16, 2 1 9 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटा, ये उतर गया, 2 1 9 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटा तो कट पिट के फिर से हमारा बना गया। फिर से हमने देखा कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, हमने लिख दिया। देखा हमने कि 1 2 3 4 5 6 7 2 पावर 7 बार रिपीट हो रहा है। 2 पावर 7 को हम 128 कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। भाई ये भिन्नों का हम क्योंकि भिन्नों के फॉर्म में भी एलसीएम कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, खास करके मान लीजिए डीएलएड के आपके एग्जाम में ना भी आया लेकिन ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो हमने भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालना है। तो भिन्नों का जब एलसीएम पूछता है तो भिन्नों का एलसीएम होता है अंशों का लघुत्तम समापवर्त, हरों का महत्तम समापवर्तक। क्योंकि समापवर्तक हम आपको निकालना बता दिए तो बाद में हम महत्तम समापवर्तक बताएंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन तब भी आप कर ले जाएंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 7/10 का लासा हमें ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हम अब ज्ञात कर रहे हैं, क्या हमें करना है, अंशों का लासा लेना है। तो लासा तो आप निकालना जानते हैं, 7 14 और 7 का निकालना है। तो 7 14 का लासा आप 2 मेथड से निकाल सकते हैं। हम चलिए भाग मेथड से आपको बता देते हैं। 7 14 7 है, तो आप निकाल लिए। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमने 2 उठाया पहले, तो 2 7 छोड़ दिए, 2 7 14 7, हमने 7 उठाया, 1 1 1। इसका हमने एलसीएम जब देखा तो 2 गुणे 7 यानी 14 आ गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। हमने जो आपका अंश था उसका एलसीएम हमने निकाला और 14 आ गया। उसी पर हमने हरों को मासा निकालना है। तो मासा क्या होता है कि मासा आपने क्या लगाया था, समापवर्तक होता है, तो यानी वह अपवर्तक निकालना जो दोनों में कॉमन हो। तो हम 9 का देखेंगे, 15 का और 10 का। जब आप इसको निकाल रहे होंगे तो ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही होगी जो इनमें कॉमन होगी, तो इसीलिए हमारा जो ये CF हो गया इसका 1 हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी जब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक को तो ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर बनाया, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमें भिन्न का जब हमने लासा निकाला तो हमने देखा कि ऊपर का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना था अंशों का, तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक 14 आ गया और हरों का मासा 1 आ गया। तो जो आपका आंसर आ गया ये 14/1, ये आपका आंसर हो गया। अब आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करके बताइएगा कि 12/35, 8/7, 16/21, 4/7 का एलसीएम क्या होगा। इसको आप निकाल कर एक बार चेक करिएगा क्या आंसर आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला चीज़ हम करते हैं। अगला हम घातांक वाला लासा देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी एक मेथड होता है, घातांक क्वेश्चन आता है कभी कभी घातांक का लासा निकालने के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि जब दी संख्याओं का आधार समान हो
तो सर्वाधिक घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का लासा होगा। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 5 की पावर 1 दिया, 5 की पावर 2 दिया, 5 की पावर 4 दिया, 5 की पावर 6 दिया तथा 5 की पावर 12 दिया हो, इसका लासा हमें निकालना है। तो हमने देखा क्या समान आधार है, आधार सबका 5 है, तो अधिकतम जो घात है वही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात किसका था 5 की पावर 12, तो ये हमारा लासा हो गया। एक क्वेश्चन हम और दे लेते हैं, नेगेटिव में जब वैल्यू पावर से नेगेटिव में सारी 5 की पावर 1 -1, 5 की पावर -2, 5 की पावर -4, 5 की पावर -6 और 5 की पावर -12 का लासा में हमें क्या करना है। यहाँ भी हमने देखा कि आधार 5 है, समान है, तो अधिकतम घात यहाँ पे लेकिन -1 होगी। अब -1 क्यों होगी, क्योंकि -12 से बड़ी -1 है। ये आपको समझना होगा, नहीं समझ आएगा तो अभी आगे वाले टॉपिक में हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू अगर माइनस में है तो जो वैल्यू सबसे छोटी रहेगी माइनस में, जिसका पावर वो वैल्यू बड़ी होती है माइनस में हमेशा। और जब वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है पावर में, तो जो वैल्यू पॉजिटिव में सबसे बड़ी होती है वो वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक के माध्यम से दोनों हमने क्लियर कर लिया, ये वाला पहला। अब अगला देखना है, जब आधार समान नहीं हो तो क्या करें। जब आधार समान नहीं हो, तो आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो दिए गए संख्याओं का गुणनखंड ही लासा होगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि 5 की पावर 4 दिया था और 2 की पावर 3 दिया था। अब दोनों का लासा हमें निकालना है, तो कोई कॉमन भी नहीं है, तो इसका लासा दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। लासा निकालना होगा तो 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3, हमने सबको खोल के आपने मल्टीपल कर लिया, तो ये हमारा एलसीएम हो गया जब कॉमन नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा तीसरा है, हमने भिन्न का देख लिया, घातांक का देख लिया, अब दशमलव का एक छूटता है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव के बाद अधिकतम अंकों वाली संख्या का पता लगाइए। ठीक है, यदि दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हो तो 100 से गुणा करके उसे कुल मिला जुला के उसे पूर्ण नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। अगर दशमलव है उस संख्या में लगा हुआ, तो 10 से 100 से 1000 से जैसे भी उससे हमें गुणा का हो रहा होगा, जितने अंक के बाद दशमलव लग रहा होगा, उसको हम कुल मिला जुला के पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। यही बात इन दोनों पॉइंट में कह रहा है। अगला है कि प्राप्त पूर्ण संख्याओं का लासा ज्ञात करें। अगर हमने उस पूर्ण संख्या को कन्वर्ट कर लिया तो उसका हमने लासा निकाल लेना है। उसके बाद जब लासा निकल जाएगा तो जिस संख्या से हम गुणा करके कन्वर्ट कर रहे होंगे, अब उतनी ही संख्या से हम भाग दे देंगे। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं कि जैसे 0.6 दिया है, 9.6 दिया है और यहाँ 0.36 दिया है। तो हमने देखा यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद लगा है, यहाँ भी दशमलव 1 अंक के बाद लगा है। अब सबसे बड़ी वाले दशमलव को हमें हटाना है, तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 0.6 जो होते हैं यहाँ पे देखिए आप 16 हो जा रहा है, 60, और यहाँ पे 9.6 जो है वो हमारा 960 हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणे होते ही, तो ये तो आएगा 96 हो जाएगा, फिर एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 960 और ये 36 हो जाएगा हमारा। अब हम इसका एलसीएम भाग भी निकाल लेते हैं। तो हमने 2 से काटा, फिर से सारा वही प्रक्रिया काटेंगे। 2 से 30 बार गया, 480, 18 हो गया, फिर 2 से काटा 15 हो गया, 2 से 40 हो गया, 9 हो गया, फिर हमने अब देखा 3 से काट दिया हमने तो 5 हो गया, इसको 80 हो गया, ये 3 हो गया, फिर हमने 5 से काटा, चाहे तो आप 3 से भी काट सकते हैं, हमने 5 से काट दिया, 5 1 हो गया, ये 16 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 से हमने काटा तो ये 16 बचा, 16 लास्ट में काट लिया, हमारा पूरा कट के 1 आ गया। अब जितना हमारा आया हमने इसको पूरा मल्टीपल कर दिया, तो देखा हमने 2880 आया। अब हमारा जब इतना तो एलसीएम आ गया, लेकिन एलसीएम अभी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 से मल्टीपल किया था। जब तक हम 100 से भाग नहीं देंगे, हमारा दशमलव के रूप में एलसीएम होना चाहिए, क्योंकि दशमलव संख्याओं का एलसीएम दशमलव के रूप में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 100 से फिर से भाग दे दिया और ये संख्या हमारी दशमलव में आ गई, यानी यही हमारा एलसीएम हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या देखते हैं, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क में हमने 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, सब हमने पढ़ा दिया, गुणनखंड विधि से लासा निकालना में सिखा दिया। तो आपको ये संख्या दी हुई है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइएगा कमेंट में कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर हमने संख्या दी है, एलसीएम निकालना किसी भी मेथड से आप निकालिए, यहाँ तो कोई जिक्र है नहीं, गुणनखंड और भाग विधि चाहे जैसे आप निकालिए। फिर इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरे का, फिर ऐसे भाग विधि वाला है तीसरे का, फिर ये पॉइंट्स वाला दशमलव वाला है। फिर इसमें भी आपको देखिए एक क्वेश्चन कहने का तरीका सिर्फ अलग है, लेकिन यहाँ भी आपको एलसीएम निकालना है। छोटे से छोटा संख्या पूछ रहा है तो यहाँ भी आप एलसीएम निकाल बताइएगा, और यहाँ भी आपको एलसीएम निकालना है। ऐसे मैं पढ़ाया नहीं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो कर ले जाएंगे। तो इसको भी आप बताइएगा और इसको भी आप बताइएगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो ठीक है, वरना आप आगे पूछेगा तो हम इन दोनों संख्याओं को अगला टॉपिक चालू करने से पहले इस सारे क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप एक बार लेकिन कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक पढ़ाने से पहले हम इसका सारे का आपको आंसर भी बता देंगे और करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।